हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से चल ही रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे पिछले वीडियो मैंने आपको जो आपका हिस्ट्री सब्सिडी है, इकोनॉमिक्स सब्सिडी है, ज्योग्राफी सब्सिडी है, साइकोलॉजी सब्सिडी है, इस सब के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है, जिसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो मैंने जितने भी पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान समय में इंग्लैंड की रानी या राजा कौन है। तो वर्तमान यानी कि अभी के समय में इंग्लैंड के जो राजा हैं उनका नाम है चार्ल्स। उनका नाम जो है वो चार्ल्स है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि ये जो चार्ल्स है ये अभी कुछ दिन पहले ही वर्तमान समय में यानी कि इंग्लैंड के राजा बने हैं। लेकिन इससे पहले इंग्लैंड की रानी जो थी उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो है ये कुछ दिन पहले मृत्यु हो गया था। ठीक है, उनका निधन जो हो गया था ये तो आप लोग सुने ही होंगे। उनका निधन के बाद जो चार्ल्स हैं इनको इंग्लैंड का राजा बनाया गया है। इनको इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया है। ठीक है ना, किसको? तो चार्ल्स को। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें ऑप्शन रहे कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय तो आप लोग लगा दीजिएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन रहे और ये भी ऑप्शन रहे चार्ल्स रहे तो आपको लगाना है चार्ल्स। अभी के समय में चार्ल्स है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो आप लोग महारानी एलिजाबेथ द्वितीय लगा सकते हैं। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक और बात, अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान समय में जो इंग्लैंड के राजा है चार्ल्स, उनकी उम्र कितनी है, तो याद रखना है उनकी उम्र जो है अभी के समय में वो 73 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश कैबिनेट कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका को जोड़ने वाली कड़ी है, ये कथन किसका है? ये कथन है बेज हॉट का, कि ब्रिटिश कैबिनेट और कार्यपालिका को, ब्रिटिश कैबिनेट जो है ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ने वाली एक कड़ी है। ये कथन किसका है? तो बेज हॉट का ये कहना है। ठीक है, कथन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश कैबिनेट की जननी है। ब्रिटिश जो है ये कैबिनेट की जननी है। ये किसकी जननी है? ये जो है ये संसद की जननी है। ब्रिटिश कैबिनेट की जननी क्या है? तो संसद है। ठीक है ना, ऑप्शन जो है इसका बी। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सामूहिक उत्तरदायित्व संपूर्ण ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्था का मूल आधार, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है क्विंटन हॉन्ग का। क्विंटन हॉन्ग का कथन है, यानी कि उनका कहना है कि सामूहिक उत्तरदायित्व संपूर्ण ब्रिटिश एवं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का मूल आधार है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है ये संपूर्ण ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का मूल आधार है। ठीक है ना, ये कहना है क्विंटन हॉन्ग का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री कोई सीजर नहीं और न ही उनकी स्थिति होती है जिसे चुनौती दी जा सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये कहना किसका है? ये कहना किसका है? तो मुनरो का ये कहना है। मुनरो का क्या कहना है कि प्रधानमंत्री कोई सीजर नहीं है। प्रधानमंत्री क्या है? तो कोई सीजर नहीं है और न ही उनकी स्थिति होती है जिसे कि वो चुनौती दी जा सके। ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो मुनरो का ये कथन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब ये कहना किसका है? तो ये जो कथन है ये किसका कहना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जेंगिंस का। जेंगिंस का ये कहना है कि प्रधानमंत्री वह सूर्य है कि जिसके चारों ओर ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। ये कहना किसका है? तो जेनिंग्स का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन में किस सदन को अधिकांश सदस्य वचनागत आधार पर अपनी सदस्यता प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रिटेन में ना ब्रिटेन के किस सदन में अधिकांश मतलब अधिकतर सदस्य जो है वचनागत आधार पर, किस आधार पर? तो याद रखिएगा वचनागत आधार पर अपनी सदस्यता प्राप्त करते हैं। तो लॉर्ड सभा में। ठीक है ना, ब्रिटेन के किस सदन में? तो लॉर्ड सभा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सर्वाधिक निर्बल द्वितीय सदन कौन सा है? विश्व की सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा निर्बल मतलब कमजोर द्वितीय सदन कौन सी है? तो लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा जो है ये विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सर्वाधिक निर्बल द्वितीय सदन है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो कॉमन सभा जो है ये ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? तो स्पीकर कहलाता है। कॉमन सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो स्पीकर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकती है। यह कथन किसका है? देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि ब्रिटिश संसद जो है ना वो स्त्री जो होती है उनको पुरुष बनाने में और पुरुष को स्त्री बनाने में, यानी कि कोई औरत को मर्द बनाने में और कोई मर्द को औरत बनाने में, यानी कि उल्टा करने में, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने
करने के अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा सब कुछ कर सकती है। ब्रिटिश संसद जो है वो सब कुछ कर सकती है, सिर्फ किसी स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती और किसी पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। अब ये जो कथन है ये कहना किसका है, तो डी लामे का ये कथन है, यानी कि इनका कहना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंग्लैंड संसदों की जननी है, ये कथन किसका है। अभी इंग्लैंड जो है ये संसदों की जननी है, ये कथन है जॉन ब्राइट का। इंग्लैंड संसदों की जननी है, ये कथन किसका है, तो जॉन ब्राइट का ये कथन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी। ब्रिटेन में जो रक्तहीन क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में रक्तहीन क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड सभा की गणपूर्ति है, लॉर्ड सभा की गणपूर्ति कितनी है, तो इसकी गणपूर्ति है 3। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड सभा का अध्यक्ष होता है, लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो लॉर्ड चांसलर होता है। लॉर्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लॉर्ड चांसलर जो होता है ये लॉर्ड सभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोके रख सकती है। क्वेश्चन है कि लॉर्ड सभा ना वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोके रख सकती है, कितने दिन तक, तो 1 माह तक, यानी कि 1 महीने तक लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को रोक के रख सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यह एक ऐसी समय विरुद्ध रचना है जिसका पक्ष नहीं लिया जा सकता। यह कथन किसका है, यह एक ऐसी समय विरुद्ध रचना है। क्वेश्चन है कि यह एक ऐसी समय विरुद्ध रचना है जिसका कि पक्ष नहीं लिया जा सकता। अब ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है यानी कि ये कहना है ये लॉस्की का कहना है, ठीक है ना, ये कथन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड सभा अप्रतिनिधित्व, अंतर्दायी तथा अनुपस्थिति संस्था है। अब ये कथन किसका है, क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड सभा जो है ये अप्रतिनिधित्व है, अनुत्तरदायी है तथा अनुपस्थिति संस्था है। अब ये कथन किसका है, तो चर्चिल का ये कथन है, ठीक है ना, कि लॉर्ड सभा जो है ये अप्रतिनिधित्व है, अंतर्दायी है, अनुपस्थिति संस्था है। ये कथन है चर्चिल का। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और याद रखिएगा लॉर्ड सभा जो है ये पूरे विश्व का यानी कि पूरे वर्ल्ड का सर्वाधिक निर्बल द्वितीय सदन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है। ये कथन किसका है, कौन सा कथन, कि संसद की जो प्रभुसत्ता होती है, क्या होती है, प्रभुसत्ता, ये लोक सदन में निवास करती है। ये कथन किसका है, तो न्यूमैन का कथन है। न्यूमैन का कथन क्या है कि संसद की जो संपूर्णता होती है ये लोक सदन में निवास करती है। न्यूमैन का कहना है कि संसद की संपूर्णता जो होती है लोक सदन में निवास करती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉमन सभा का कार्यकाल यानी कि उनका कार्यभार कितने समय का होता है, कितने दिन का होता है, कितने समय का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। कॉमन सभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन सभा की गणपूर्ति कितनी है। कॉमन सभा की गणपूर्ति जो है वो कितनी है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है, तो 40 है। कॉमन सभा की गणपूर्ति कितनी है, तो 40 है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। देखते हैं ऑप्शन में सी। क्वेश्चन क्या था कि कॉमन सभा की गणपूर्ति कितनी है। देख लीजिए क्वेश्चन, कॉमन सभा की गणपूर्ति कितनी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 40 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉमन सभा का अध्यक्ष कहलाता है। कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है, कॉमन सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो स्पीकर कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। याद रखिएगा कॉमन सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो स्पीकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर थे। ब्रिटेन के प्रथम यानी कि पहले स्पीकर कौन थे, तो थॉमस हैगरफोर्ड थे। ब्रिटेन के जो पहले स्पीकर थे उनका नाम था थॉमस हैगरफोर्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया। ब्रिटेन में वित्त विधेयक ये सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, तो कॉमन सभा में। कॉमन सभा में ब्रिटेन में वित्त विधेयक सबसे पहले कॉमन सभा में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक जो है वो वित्त विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय स्पीकर करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय स्पीकर करेगा। अगला क्वेश्चन है, समिति प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ। किसका जन्म, तो समिति प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ, इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। समिति प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में समिति प्रणाली का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक पर किस समिति द्वारा विचार किया जाता है। वित्त विधेयक पर किस समिति के द्वारा विचार किया जाता है, तो संपूर्ण सदन समिति के द्वारा। वित्त विधेयक पर संपूर्ण सदन की समिति के द्वारा विचार किया जाता है। ऑप्शन ए हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विधि के शासन का विस्तार से उल्लेख किस विद्वान ने किया है। किसका उल्लेख, तो विधि के शासन का विस्तार से उल्लेख किस विद्वान ने किया है, तो प्रोडाइसी ने विधि के शासन का विस्तार उल्लेख किया है, ठीक है ना, प्रोडाइसी ने।
अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत न्यायपालिका ये कहाँ पे है? एकीकृत न्यायपालिका जो है ये कहाँ पे है? तो ये ब्रिटेन में है। एकीकृत न्यायपालिका कहाँ पे है? तो ब्रिटेन में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विधि के शासन की प्रमुख विशेषता है। विधि के शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो विधि की सर्वोच्चता। विधि की जो सर्वोच्चता है ये क्या है? तो विधि के शासन की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, पहला तो है विधि का शासन, दूसरा क्या है? तो दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा है न्यायिक समीक्षा का अभाव, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए पहले। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है, प्रमुख विशेषता विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा का अभाव, यानी ऑप्शन जाए इसका डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों से ही समाप्त होता है, यानी प्रारंभ मतलब शुरू होता है। देखिए ब्रिटिश शासन जो है ना ये राजनीतिक दल से ही शुरू होता है और राजनीतिक दल से ही समाप्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। अब ये कथन किसका, ये कहना किसका है? तो जेनिक्स का। जेनिक्स का ये कहना है कि ब्रिटिश शासन जो है ना ये राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है, यानी शुरू होता है और राजनीतिक दलों से ही खत्म हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदारवादी दल किसका विरोध करता है? अनुदारवादी दल जो है ये किसका विरोध करता है? तो ये जो है समाजवाद का विरोध करता है। अनुदारवादी दल जो है ये किसका विरोध करता है? तो समाजवाद का अनुदारवादी दल विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में प्रथम बार मजदूर दल की सरकार कब निर्वाचित हुई थी? ब्रिटेन में प्रथम यानी कि पहली बार मजदूर दल की जो सरकार थी वो कब निर्वाचित की गई थी? तो 1924 में। 1924 में ब्रिटेन में प्रथम यानी कि पहली बार मजदूर दल की सरकार को निर्वाचित हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है कि अलिखित है कि विकसित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताना है। तो अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका के संविधान की क्या विशेषता है? अमेरिका का जो संविधान है उसका क्या विशेषता है? कि वो गणतंत्र है। अमेरिका का जो संविधान है वो क्या है? तो गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका के संविधान की व्यवस्था है, तो अमेरिका के संविधान जो है उसकी व्यवस्था क्या है? तो वो क्या है? अध्यक्षतात्मक है। अध्यक्षतात्मक है। अमेरिका का जो संविधान की व्यवस्था क्या है? कि वो अध्यक्षात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका में संविधान का निर्माण कब हुआ था? अमेरिका में संविधान का निर्माण कब किया गया था? तो 1787 ईस्वी में, 1787, यानी कि 1787 ईस्वी में अमेरिका में संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में किस सिद्धांत को अपनाया गया? अमेरिका में ना किस सिद्धांत को अपनाया गया था? अमेरिका में किस सिद्धांत को अपनाया गया था? तो देखिए शक्ति का पृथक्करण, उसके बाद अवरोध एवं संतुलन और न्यायिक पूर्वालोकन, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन था कि अमेरिका में किस सिद्धांत को अपनाया गया, तो ये तीनों सिद्धांत को अमेरिका में अपनाया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 29 राज्य हैं। और अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि अमेरिका की संघीय प्रणाली अविशिष्ट विषय पर कौन कानून बना सकता है? क्वेश्चन है कि अमेरिका की संघीय प्रणाली में अविशिष्ट विषय पर कौन कानून बना सकता है? कौन कानून बना सकता है? तो राज्य सरकार। अमेरिका में संघीय प्रणाली में अविशिष्ट विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी में व्यक्ति को कितनी नागरिकता प्राप्त है? अमेरिका में व्यक्ति को कितनी नागरिकता प्राप्त है? कितनी नागरिकता प्राप्त है? तो 2 नागरिकता। अमेरिका में व्यक्ति को टोटल 2 नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में शक्तियों का ध्रुवीकरण किसके पक्ष में है? अमेरिका में शक्तियों का ध्रुवीकरण जो है ये किसके पक्ष में है? तो संघीय सरकार के पक्ष में। अमेरिका में शक्तियों का जो ध्रुवीकरण है ये संघीय सरकार के पक्ष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस तरह से होता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
48 नंबर कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुसमर्थन कौन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों का जो अनुसमर्थन होता है ये कौन करता है तो सीनेट करता है। अनुसमर्थन कौन करता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुसमर्थन करता है सीनेट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना समय का होता है, तो उसका होता है 3 वर्ष का। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक कितना बार चुनाव लड़ सकता है, तो 2 बार चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसी के साथ ही वीडियो में पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।